दोस्तों नमस्कार। मैं जगदीश अग्रवाल मेरे YouTube चैनल के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का दिन काफी विशेष है क्योंकि आज 10th स्टैंडर्ड के परिणाम आने वाले हैं। 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई के रिजल्ट आज डिक्लेयर होने वाले हैं। उसी पार्श्वभूमि पर आज हम वो विषय लेकर यहाँ पर उपस्थित है जो विषय 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हर बच्चे के, हर पेरेंट्स के संवेदना का विषय है, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण विषय है व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th। और व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th में हम जो आज चर्चा करेंगे उस चर्चा में फैशन क्या है, ट्रेंड क्या है, किस क्षेत्र में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली है, कौन सा क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या लेने से हमको ज्यादा परिणाम मिलने वाले हैं, इन विषयों पर चर्चा करने के बजाय हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जहां से हमें यह पता चले कि 10th के बाद में हम जो करने वाले हैं उसमें कौन सी ऐसी चीजें हमें साथ लेकर चलनी पड़ेगी जहां से हमारा सक्सेस गारंटीड हो जाएगा, जहां हमको सफलता दर्ज करने में आसानी होगी और हम जीवन में एक सफल जीवन यापन कर पाएंगे। विद्यार्थी मित्रों और पालक वर्ग, आप सभी को ये बात मैं बता देना चाहता हूं कि 10th स्टैंडर्ड में जिस तरह का माहौल हमने हमारे सोसाइटी में क्रिएट किया हुआ है, हमें लगता है कि दो ही क्षेत्र बचे हुए हैं जीवन के। एक क्षेत्र जो बचा हुआ है वो है मेडिकल और दूसरा क्षेत्र जो बचा हुआ है वो है इंजीनियरिंग। यानी इन दो क्षेत्र के अलावा दुनिया में कोई भी बड़ा करियर नहीं बना सकता, दुनिया में कोई बड़ा क्षेत्र नहीं हो सकता। और ये दो करियर के इर्द गिर्द करोड़ों रुपए की कोचिंग इंडस्ट्री तो घूम ही रही है, लेकिन बाकी भी पेरेंट्स, विद्यार्थी, सबके मन में जो चेतनाएं जागृत हो रही है वो यही है, दो क्षेत्र है, या तो मेडिकल या तो इंजीनियरिंग। आप सभी को ये स्पष्टता से बता दूं कि 10th स्टैंडर्ड के बाद में हर बच्चे के सामने 5608 ऑप्शंस उपलब्ध है। आई रिपीट, 10th स्टैंडर्ड के बाद में हर बच्चे के पास में 5608 ऑप्शंस उपलब्ध है। और इन ऑप्शंस को लेकर कोई चिंतन सोसाइटी में नहीं है, कोई चर्चा सोसाइटी में नहीं है। दो क्षेत्रों को लेकर चर्चा है, एक जेडब्ल्यू और एक नीट। यानी या तो मेडिकल में डालना है बच्चों को, मेडिकल साइड में जाना है, या तो इंजीनियरिंग साइड में जाना है। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को ये बता दूं कि जीवन में जितने क्षेत्र 10th स्टैंडर्ड के बारे में हम करियर के रूप में चुनते हैं, तो करियर के रूप में चुने जाने वाले क्षेत्रों में हम कौन सा क्षेत्र हमारे करियर के लिए चुनते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि कौन सा करियर ऑप्शन हम ऑप्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो करियर ऑप्शन हमने हमारे जीवन के लिए चुना है उस करियर ऑप्शन में हम परफॉर्मेंस कैसा देते हैं। समोसे वाले की भी दुकान चलते हुए आपने देखी है, मिसळ वाले की दुकान चलते हुए आपने देखी है, छोटा मोटा फ्रूट्स का कारोबारी रहता उसकी दुकान चलते हुए देखी है, सब्जी का ठेला जिनका रहता उनकी दुकान चलते हुए देखी है। तो हम तो एक बड़े पैमाने पर 10th स्टैंडर्ड के बाद में बड़े करियर के बारे में सोच रहे हैं, लंबे करियर के बारे में सोच रहे हैं। तो यदि समोसे वाले की भी दुकानें चल सकती है, सब्जी के ठेले वाले का ठेला चल सकता है, एक आधा अच्छा कोई कारपेंटर है उसके कारपेंट्री का व्यवसाय चल सकता है, तो हम जो ऑप्शन चूज करने वाले हैं उस ऑप्शन में हम परफॉर्मेंस कैसा देते हैं, इस पर हमारा आने वाला सक्सेस निर्भर है। यानी हम क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो कैसे करते हैं या कैसे कर पाते हैं, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है विद्यार्थी मित्रों, इस बात को आप लेकर साथ में चलिए तो आपको सक्सेस मिलेगी। एक सिंपल सा विषय है विद्यार्थी मित्रों, हमारे सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में मैं और आप जिस सोसाइटी का हिस्सा है, उस सोसाइटी में करियर कैसे चुने जाते हैं, ये काफी गंभीरता से सोचिएगा। करियर चुनने की प्रक्रिया क्या है? करियर चुनने की सिंपल प्रक्रिया है हमारी सोसाइटी में, और वो करियर चुनने की प्रक्रिया ये है, फ्रेंड्स क्या कहते हैं, फैशन क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, पड़ोसी क्या कहते हैं, चाचा का लड़का क्या करता है, मामा की लड़की क्या करती है, मौसे का लड़का क्या करता है, इसके हिसाब से हम पर एक प्रेशर बनाया जा रहा है। उस प्रेशर के हिसाब से हम हमारा करियर चुन रहे हैं। अब ये करियर चुनने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से जो करियर चुना जाता है वो फैसिनेशन वाला करियर हो सकता है, या तो अकॉर्डिंग टू फैशन वाला करियर हो सकता है, वो पैशन वाला करियर हो ही नहीं सकता। और जिस करियर में आपका पैशन नहीं है, हो सकता है उस करियर में आप सक्सेसफुल रहे लेकिन सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। तो मेरा ये साफ मानना है, आप अपने लिए ऐसे करियर का चुनाव कीजिए जो आपको सक्सेस भी दे और सक्सेस के साथ सेटिस्फेक्शन भी दे। फिर सक्सेस के साथ सेटिस्फेक्शन खोजने की प्रक्रिया कैसे होती है? 10th स्टैंडर्ड के बाद, 10th स्टैंडर्ड के बाद आमतौर पर दो तरह के रास्ते करियर को लेकर ओपन होते हैं।
एक वो रास्ता जो मम्मी पापा हमको कहते हैं कि बेटा ये कर लेना। मैं ये नहीं कहता कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट ही होता है, कई बार ऐसे भी होता है कि बच्चे को जो करियर बनाना है वही मम्मी पापा भी चाहते हैं और मम्मी पापा जो चाहते हैं वही बच्चे को भी करियर बनाना है, लेकिन कई बार उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। मम्मी पापा कुछ और करियर बनाने के लिए बोलते हैं, बच्चा कुछ और करियर बनाने के लिए बोलता है, लेकिन दोनों कंडीशन में कुछ कॉमन चीजें निर्माण होती है। उन कॉमन चीजों का डिस्कशन आज हम करना चाहेंगे। पहली कॉमन चीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, 10th स्टैंडर्ड के बाद में आपको करियर चुनते वक्त मेरे को जेई करना है, नीट करना है, यूपीएससी करना है, एमपीएससी करना है, ऐसे चुनाव करने के बजाय, इस तरह के ऑप्शंस को चयन में लाने के बजाय आप सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे तो आपका करियर ज्यादा प्रॉस्परस होगा। 10th स्टैंडर्ड पर आमतौर पर आपका ग्रोथ हो चुका है, जो बेसिक लेवल का डेवलपमेंट रहता है, एजुकेशन का जो बेसिक पर्पस है, दैट हैज बीन सॉल्व, वो आपका सॉल्व हो चुका है। और 10th स्टैंडर्ड तक आपको ये रियलाइजेशन भी हो चुका है, वो रियलाइजेशन आपको ये हो चुका है कि मेरा करियर कहां हो सकता है, यानी मेरे को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, इतना तो आपको मालूम है, पक्का मालूम है। फिर यदि आप खुद के बारे में जानते हैं कि मेरे को ये सब्जेक्ट पसंद है, ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो आपने 10th स्टैंडर्ड के बाद में सब्जेक्ट्स का चयन करना है। सब्जेक्ट्स के चयन में दो तरह के साइट्स डेवलप होते हैं, एक एकेडमिक्स है, पूरी तरह से एकेडमिक्स में फिर मैथ्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, बाकी लैंग्वेजेस है, ये सब्जेक्ट्स तैयार हो गए, एकेडमिक लाइन हो गई। और हो सकता है कि आप में से कोई नॉन एकेडमिक साइड भी ऑप्ट करना चाहता हो। नॉन एकेडमिक साइड ऑप्ट करने वालों में क्यों वो एक फैसिनेशन है बच्चों में, मुझे क्रिकेटर बनना है। 15 साल में बच्चा सपना देखता है कि मेरे को क्रिकेटर बनना है, तो आधा सपना तो वही खत्म हो गया, क्योंकि क्रिकेटर बनने का जो प्रोसेस है, यदि कोई क्रिकेटर बनने का सपना देख रहा है तो दैट हैज टू बी स्टार्टेड एट अ वेरी अर्ली स्टेज। 3 इयर्स 4 इयर्स की एज में आपने वो तय करना चाहिए कि मेरे को क्रिकेटर बनना है, मेरे को बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, डांसर बनना है, जो बड़े इस तरह के करियर है, जो नॉन एकेडमिक आपके हॉबी रिलेटेड करियर है, वो हॉबी रिलेटेड करियर के लिए आपका जो समय है वो निकल चुका है। अभी 10th स्टैंडर्ड के बाद में हॉबी रिलेटेड करियर में आप क्या कर सकते हैं, हाँ आप एक फाइन आर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि वो आपका हॉबी रिलेटेड करियर हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। आपने अब तक संगीत में बहुत सारी शिक्षाएं ली होगी, तो संगीत को आप अपना करियर बना सकते हैं। आप अच्छे कुक हो तो अच्छे शेफ बन सकते हैं। कई सारे नॉन एकेडमिक करियर को आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो एकेडमिक करियर के बारे में बात करेंगे। नॉन एकेडमिक करियर जो चाहते हैं ऑप्ट करें, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि नॉन एकेडमिक करियर में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। तो नॉन एकेडमिक करियर अचीव करने के लिए आपने क्या करना चाहिए, तो हम एकेडमिक करियर की बात करेंगे। तो आपने 10th स्टैंडर्ड के बाद में करियर ऑप्शन चुनने के बजाय सब्जेक्ट ऑप्शन को चूज करना चाहिए। सब्जेक्ट ऑप्शन यानी हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का मेरा अच्छा कॉम्बिनेशन है, हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का अच्छा कॉम्बिनेशन, हो सकता है मैथमेटिक्स अच्छा है लेकिन साइंस अच्छा नहीं, तो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनकर उसके पीछे भिड़ जाओ। यानी 11th-12th स्टैंडर्ड में मैंने कौन से सब्जेक्ट लेने हैं ये आप तय करो। एक बार ये आपका तय हो गया कि 11th-12th स्टैंडर्ड में मेरे को एक ये सब्जेक्ट लेने हैं, उसमें कुछ भ्रांतियों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिए। कई सारी भ्रांतियां बच्चे अपने दिमाग में पालते हैं। मैं लोगों से मिलता हूँ, घूमता हूँ, मुझे इंजीनियरिंग करना है लेकिन मुझे बायोलॉजी नहीं लेना। मैं बच्चों से पूछता हूँ, बाबा तेरा बायोलॉजी बहुत खराब है क्या? नहीं 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 नहीं, वो कोचिंग वाले बोलते हैं या कोई गाइड कर देता कि नहीं, मैथ्स लेना तो बायो ड्रॉप करना, बायो लेना तो मैथ्स ड्रॉप करना। ऐसा कोई भी केमिकल इक्वेशन नहीं है जो आपको ये बताता हो कि बायोलॉजी लेने के बाद में मैथमेटिक्स ड्रॉप करना कंपलसरी है या मैथमेटिक्स लेने के बाद में बायोलॉजी ड्रॉप करना कंपलसरी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सबसे मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनती है, सबसे पहले अपने आप से पूछो, क्या वाकई में आपका मैथमेटिक्स इतना खराब है कि आप ड्रॉप कर दे? यदि आपको लगता है कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, आप मैथ्स के साथ सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो मैथमेटिक्स ड्रॉप कीजिए, कोई विषय नहीं। फिर आप अपने आप से पूछिए, क्या वाकई में आपका बायोलॉजी इतना बेकार है कि आपको ड्रॉप करना चाहिए? आपको लगता है कि आपका बायोलॉजी वाकई में बेकार है, तो आप बायोलॉजी को ड्रॉप कीजिए, कोई विषय नहीं, यू कैन ड्रॉप द बायोलॉजी, नॉट एन इशू। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मेरे को करियर करना बायोलॉजी में है लेकिन मेरा मैथमेटिक्स भी खराब नहीं, तो कम से कम बोर्ड के जो ऑप्शंस आपके हैं, उन बोर्ड के ऑप्शंस में आप दोनों को ऑप्ट करके रखिए, यानी बायोलॉजी को भी ऑप्ट करके रखिए, मैथमेटिक्स को भी ऑप्ट करके रखिए। इसका एक दूसरा भी फायदा है, यानी आप जनरल साइंस के लिए ऑप्ट करते हो तो जनरल साइंस लेने का एक और फायदा है। फिजिक्स आप किसी हालत में नहीं छोड़ सकते यदि साइंस आप करियर बनाने जा रहे हो तो। फिजिक्स का 1/4 पार्ट शायद उससे ज्यादा ये मैथमेटिकल है,
तो आपको मैथमेटिक्स की मदद वहां फिजिक्स में निश्चित रूप से मिलेगी, वहां निश्चित रूप से आपकी हेल्प होगी। फिर ऐसे बच्चे होंगे जो सोचते होंगे कि सर ये तो ठीक है कि हम जब बायोलॉजी को अटेम्प्ट करते हैं या पीसीबी का ग्रुप लेते हैं वहां मैथमेटिक्स की मदद हमको मिलेगी, लेकिन हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग करते वक्त में तो हमको कोई सवाल ही नहीं आता, कोई विषय ही नहीं आता बायोलॉजी कैरी ऑन करने का। क्यों नहीं करना बायोलॉजी कैरी ऑन? फूड टेक्नोलॉजी जैसे विषय में जब आप जाएंगे और वहां रिसर्च करना चाहेंगे तो वहां तो मैथ्स और बायो का कॉम्बिनेशन लगता है। सोच कर देखिए आप। चलिए, फूड टेक्नोलॉजी बहुत दूर की बात हो गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स और बायो का कॉम्बिनेशन आपके काम में आएगा। ये कॉम्बिनेशन आपको काम में आने ही वाला है, मैथ्स और बायो का कॉम्बिनेशन, यदि आप लेकर आगे बढ़ते हो तो। सिर्फ मेरी ये गुजारिश है, वाकई में आपका मैथमेटिक्स यदि खराब है, वाकई में आप मैथ्स में पुअर चल रहे हैं, वाकई में आप बायोलॉजी में पुअर चल रहे हैं, उसी कंडीशन में इन सब्जेक्ट को ड्रॉप करने की आप सोच सकते हैं। अदरवाइज ये सब्जेक्ट ड्रॉप करने का कोई भी तात्पर्य नहीं बनता, और सिर्फ किसी के कहने पर ड्रॉप कर रहे हो तो वो तो विषय ही नहीं है। किसी के कहने पर आपने ये सब्जेक्ट ड्रॉप नहीं करने चाहिए, ऐसी मेरी खुद की मान्यता है। फिर दूसरा, कॉमर्स में जाने वाले बच्चे जो कॉमर्स में परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज में जाने वाले बच्चे जो ह्यूमैनिटीज में परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, जिसको आर्ट में जाने वाले बच्चे जो वहां परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, आप सभी को बता दूं, कॉमर्स, आर्ट, जिसे ह्यूमैनिटी कहते हैं, साइंस, पॉलिटेक्निक, कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी जगह पर अपॉर्चुनिटी ढेरों पड़ी है, ढेरों अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है, और ये ढेरों अपॉर्चुनिटी जो पड़ी हुई है वो आप तभी समेट सकते हो जब आप अपने स्किल का इनपुट दोगे। यानी आप अपना स्किल एनहांस करने के लिए एफर्ट्स करोगे, स्किल को अपग्रेड करने के लिए एफर्ट्स करोगे, तभी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। एक और भ्रांति पालक अपने मन में समाये हुए हैं, वो भ्रांति ये है कि बच्चे ये सोचते हैं कि पेरेंट्स के हिसाब से नहीं, मैं मेरे हिसाब से करियर डिजाइन करूंगा, और मैंने मेरे हिसाब से करियर डिजाइन किया तो 100% सक्सेस करियर रहेगा। आप सभी विद्यार्थी मित्रों को ये बता देना चाहता हूँ, मेरे एक प्रोफेसर दोस्त है, वो प्रोफेसर मेरे को हमेशा बोलते हैं, शिवाजी महाराज का करियर किसने डिजाइन किया था? शिवाजी महाराज ने खुद या जीजा माता ने? फिर जीजा माता ने शिवाजी महाराज का करियर चुनने के बाद भी उस करियर को सक्सेसफुल, वो एक सक्सेसफुल करियर माना जाता है, वो सक्सेसफुल लाइफ माना जाता है। तो मुझे ये लगता है आपके पेरेंट्स यदि आपके लिए पारदर्शिता से कुछ सोच रहे, ट्रांसपेरेंसी के साथ में कुछ सोच रहे, तो निश्चित रूप से आप उस करियर ऑप्शन के बारे में आपने सोचना चाहिए। सिर्फ उस पारदर्शिता में एक खट्टी चीज है, वो आपको लगने में भी कड़वी लग सकती है, और वो कड़वी चीज ये है, कई बार पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो मेरे बेटे ने बनने को होना। कई बार पेरेंट्स को यह भी लगता है कि मेरे ताया का लड़का वो कर रहा है, मेरे चाचा का लड़का वो कर रहा है, तो मेरे बच्चे ने वो करना है। मेरी सारे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, आप बच्चे के करियर ऑप्शंस में निश्चित रूप से योगदान दीजिए, बच्चे का सब्जेक्ट चयन करते वक्त उसकी मदद कीजिए, आप उसको 4 सजेशन दीजिए, लेकिन ये 4 सजेशन देते वक्त आपने दिमाग में एक चीज रखनी बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे का स्किल क्या है, आपका बच्चा वाकई में किस में स्किलफुल है। और ये स्किल को आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है वो उसके 3 ही प्रोसेस हो सकते हैं। या तो उसको जो टीचर इन्वॉल्व होकर पढ़ा रहा है वो टीचर उसको गाइड करे, या तो पेरेंट्स उसको गाइड करे, या तो कोई एक्सपर्ट्स गाइड करे, कोई करियर काउंसलर गाइड करे। लेकिन लेट मी कन्वे यू वेरी फ्रीली एंड फ्रैंकली फ्रेंड्स, मैं आपको साफ तौर पर बता देना चाहता हूं, जितना एक स्टूडेंट खुद के बारे में खुद एनालिसिस कर सकता है, उतना एनालिसिस कोई भी और किसी भी टेस्ट के माध्यम से नहीं कर सकता। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि बच्चे जो आज के सोसाइटी में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको काफी सारा एक्सप्लोर करने के चांसेस है, उनका नॉलेज काफी सारा एक्सप्लोर हो चुका है ऑलरेडी। सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इसमें, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। आजू बाजू की जो बदलती हुई परिस्थितियां है, परिवेश है, उसमें वो बच्चे मैच्योर्ड हो रहे हैं। रादर ऐसे कि पहले के जमाने में जो बच्चे 15-16 साल में मैच्योर्ड होते थे, वो बच्चे आज 8-9-10 साल में मैच्योर्ड हो रहे हैं। इस बात को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हमें उस बच्चे को ही ऐसे सिस्टम में डालना पड़ेगा कि उसके कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं। हाँ, उसके लिए आप टीचर की हेल्प ले, काउंसलर की हेल्प ले, खुद हेल्प करें, दैट इज डिफरेंट पार्ट। लेकिन विदाउट कंसीडरिंग द स्टूडेंट्स ओपिनियन, इफ यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन पेरेंट्स, इट विल बी लाइक कमिटिंग सुसाइड।
ये एक अलग तरह की आत्महत्या होगी यदि हम विद्यार्थी के मन का विचार किए बगैर, उसके स्किल का विचार किए बगैर यदि हम कोई करियर ऑप्शन के बारे में चिंतन कर रहे हैं, करियर ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो ये हमारे लिए काफी खतरनाक और डेंजरस हो सकता है। इस बात को सभी पालकों को मेरा निवेदन है कि इस बात को सोचा जाए और उसके बाद में बच्चे के करियर ऑप्शन के बारे में, करियर ऑप्शंस के बारे में सोचा जाए। ये सब्जेक्ट्स हैं, उस ऑप्शंस के बारे में सोचा जाए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना है, जनरल साइंस लेना है, ये कॉम्बिनेशन सोचते वक्त बच्चे की स्ट्रेंथ को डिनाई करके सिर्फ फैशन चल रहा है इसलिए यदि किसी चीज को हम ऑप्ट करेंगे तो उससे खतरनाक चीज और कोई हो भी नहीं सकती। दूसरी और एक चीज जो इस बहाने में आप तक पहुंचाना चाहता हूं, करियर चुनते वक्त और एक बड़ी मिस्टेक हो रही है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इसमें बाकी की चीज़ों का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, सोशल स्टेटस का कंट्रीब्यूशन होगा, बच्चे के फाइनेंशियल स्टेटस का कंट्रीब्यूशन होगा, बच्चा कितने बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है उसका कंट्रीब्यूशन होगा। माफ़ कीजिए, हो सकता है कि मेरे ये स्टेटमेंट से काफ़ी सारे लोग आहत हो, लेकिन मेरी ये खुद की ये मान्यता है। 20 वर्ष मैंने कोचिंग इंडस्ट्री में बिताए हैं। 20 वर्षों से 8, 9, 10 स्टैंडर्ड सीबीएसई के बच्चों को मैं कोचिंग कर रहा हूँ। पिछले 11 वर्षों से आईआईटी नीट की क्लासेस चला रहा हूँ। मेरी ये साफ और स्पष्ट मान्यता है, बच्चे का रिजल्ट बच्चा खुद प्रोड्यूस करता है। ये सारे जो फैक्टर्स है ये कॉम्प्लीमेंट्री जरूर हो सकते हैं, लेकिन ओनली फैक्टर्स नहीं हो सकते। जो ओनली फैक्टर है जो बच्चे को आगे बढ़ाता है वो उसका स्किल, उसका हार्डवर्क, उसके परिश्रम, वो उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है। और एल्स यदि हम ये सोच रहे होंगे इन सारी चीजों का कंट्रीब्यूशन होता है, तो इन सारी चीजों का कंट्रीब्यूशन 5% है। 95% क्या है? तो बच्चे का अपना स्किल है, अपने परिश्रम है, अपनी मेहनत है, जो बच्चे को आगे लेकर बढ़ेगी। इस बारे में हमको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। फिर और एक विषय पेरेंट्स चर्चा में लाते हैं कि सर सीबीएसई ले या स्टेट बोर्ड ले। मैं कई बार मजाकिया तौर पर बोल भी देता हूं कि ठीक है, उर्दू मीडियम या तेलुगु मीडियम ले लो वो भी चलता, पंजाबी मीडियम में करवा दो बच्चे को तो भी चलता, कोई भी मीडियम में करवा दो, मराठी मीडियम में साइंस क्रिएट करके करवा दो तो भी चलता। सॉरी फ्रेंड्स, आपको ये चीजें काफी कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि हम कौन से बोर्ड को ऑप्ट कर रहे हैं इसका हमारे करियर के सक्सेस के साथ कोई लेना देना नहीं। आई रिपीट, करियर के सक्सेस के साथ इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हम समझ ही नहीं पा रहे कि करियर के साथ किन चीजों का लेना देना है। ये सोचिए ही मत। आप स्टेट बोर्ड से आए हो, स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट है, स्टेट बोर्ड के कल्चर में ढला हुआ है, उसने स्टेट बोर्ड ऑप्ट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीबीएसई के कल्चर में ढला हुआ है, उसने सीबीएसई ऑप्ट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या कोचिंग के कन्वीनियंस के हिसाब से बच्चे का बोर्ड तैयार करने वाले हैं क्या, या बोर्ड डिसाइड करने वाले हैं क्या? नहीं, बच्चे के कन्वीनियंस के हिसाब से आप बोर्ड तय करो। कई सारे सीबीएसई के माता पिता आते हैं, वो कहते हैं नहीं साहब सीबीएसई की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम क्या करें, स्टेट ले लीजिए, कोई तकलीफ नहीं, 1% तकलीफ नहीं। लेकिन आप यदि अफोर्ड कर सकते हैं, आप एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यस, आपका बच्चा सीबीएसई से आया हुआ है, उसके लिए सीबीएसई का ऑप्शन आप चयन करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। स्टेट से आया हुआ है, स्टेट का ऑप्शन आप चयन करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने बता दिया कि बोर्ड से आपके मार्क्स पर, आपके करियर पर, सक्सेस पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, ऐसा नहीं है। और एक चीज क्लियर कर दो, कई सारे लोग ये भ्रांतियां पाले हुए हैं, इन दिमाग में ये सेंस पाले हुए हैं, ठीक है मेरा बच्चा अभी कोई भी चीज का प्रिपरेशन कर रहा है तो एक्स नहीं तो वाई काम में आएगा, वाई नहीं तो जेड काम में आएगा। यानी एक बार हमने साइंस दे दिया बच्चे को तो या तो इसमें सक्सेस होगा, या तो उसमें होगा, या तो उसमें होगा। आप किस तरह से कैटेगराइज करें अपने बच्चे के सक्सेस को, गंभीरता से सोचिए। स्टूडेंट्स, मैं एज अ फॉरेन स्टूडेंट से भी बात कर रहा हूँ, और स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, क्या इस तरह से कैटेगराइज करोगे आप, ये ऑप्शन नहीं तो वो ऑप्शन, वो ऑप्शन नहीं तो वो ऑप्शन। बैकअप प्लान अलग चीज है, यानी कोई डांसर बनना चाहता है और बैकअप प्लान के लिए वो इंजीनियरिंग करता है तो दैट इज एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम। बैकअप प्लान इज डिफरेंट पार्ट। लेकिन ये जो दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है, ये नहीं तो वो होगा, वो नहीं तो वो होगा, वो नहीं तो होगा, सॉरी, मेरे मायनों में तो एकेडमिक में जिनको करियर बनाना है, जिनको टॉप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बारे में सोचना है, फिर वो टॉप का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, इनकम टैक्स सर्विसेज से रिलेटेड हो, फॉरेस्ट सर्विसेज से रिलेटेड हो, क्लास 1 ऑफिसर, आईपीएस से रिलेटेड हो, आप जितने भी यूपीएससी, एमपीएससी, नीट, जेडबलई एडवांस, बिटसैट, केवीपीवाई, बड़े करियर के बारे में यदि विद्यार्थी मित्र सोच रहे हैं, यदि पालक अपने बच्चों के बड़े करियर के बारे में सोच रहे हैं,
तो पहले एक चीज का कंफर्मेशन बच्चों ने और पेरेंट्स ने करना चाहिए कि क्या हमारे बच्चे में 14 घंटे 12 घंटे लगन से पढ़ने की काबिलियत है। सोचिएगा इस बात को गंभीरता से। कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हिंदुस्तान में ऐसा है साहब जिसमें सक्सेस रेशो 5% से ऊपर है? जेडबलई है, नीट है। आप जाकर देखिए, कंसिडर कीजिए, 12-15 लाख बच्चे बैठ रहे, 3 से 5% सीटें हैं। तो फिर पहला सवाल ये कि ये 3% या 5% में